हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम अभी आपको पढ़ा रहे थे, इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ रहे थे कि लेसन वन, तो लेसन वन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पूरा खत्म हो चुका है। अब उसी में दूसरा लेसन है कि देखो लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमेय, यानी हमें सेकंड लेसन पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक में ये पहला ही लेसन है, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमारा लेसन के बहुत ही लंबा दिखेगा, इसीलिए अलग अलग थोड़ा सा जो बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो दूसरा लेसन है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमेय। अब इसको हमें पढ़ना है, इसमें क्या होता है इसको आइए पहले समझते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें समझना है क्षेत्रफल वेक्टर, कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो आपको एक बताया गया था क्षेत्रफल के साथ देखो वेक्टर लगा हुआ है। अगर ये क्षेत्रफल के साथ वेक्टर लगा हुआ है तो उस क्षेत्रफल पहले बताया गया सदिश और अदिश में क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल ही तो बताया गया था कि एक अदिश राशि होती है, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई के मापें यानी दूरी, चौड़ाई मापेंगे तब भी दूरी, तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए क्या है अदिश राशियां हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल वेक्टर, अर्थात क्या है क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो ये क्या बन गए सदिश राशियां। सदिश राशियां क्यों हैं, आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे सदिश बन गया। लिखा हुआ है किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ, यानी समतलीय क्षेत्रफल में कह रहा परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। यानी कह रहे कोई समतलीय हो जिसमें परिमाण, समतलीय भी बताया थे क्षेत्रफल में परिमाण जरूर होता है लेकिन दिशा नहीं होती थी, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर में दिशा होगी। अब जैसे हमने कोई क्या ले ले, एक ऐसे सपोज कर लीजिए प्लेट ले लिया यहाँ पर, फिर इसके ऊपर ऐसे दूसरा प्लेट रखा, फिर इसके ऊपर ऐसे दूसरा कोई प्लेट रखा, फिर ऐसे ये प्लेट क्या हो समतलीय था ना, ये देखो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं। अब ये को नीचे तो नहीं बढ़ के जा सकता है कि नीचे जाएगा, ये लगातार क्या अपनी लंबाई के अनुदिश ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं। जब ऊपर की जा रहा है तो इसमें परिमाण तो है लेकिन एक दिशा में बढ़ता हुआ, तो वही इसमें कह रहा है कि कोई क्षेत्रफल होगा तो समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्षेत्रफल की दिशा सदैव क्या होगा तल के लंबवत बाहर की ओर, यही कहा गया क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्र पर बाहर की ओर, यानी ये क्या होगा हमेशा इस तल के क्या होगा लंबवत होगा। यानी कोई तल ऐसे ले लिए थे तो इस तल के क्या होगा सीधा ऐसे ऊपर की ओर होता है। थोड़ा सा और समझते हैं किसी पे, देखो जैसे लिखा गया, हमने कहा एक सिक्का, सिक्का क्या होता है एक समतल होता है, 1 रुपये का या 10 रुपये का, सपोज कर लिया 10 रुपये का सिक्का ले लिया। अब 10 रुपये के सिक्के लेने पर आप देखो इसमें क्या है कि इन पे जब हम क्या करते हैं कि ये सिक्का है, अब सिक्के को ऐसे रखा गया, यहाँ पर ये रखा गया, फिर उसी के नीचे ये क्या गया दूसरा सिक्का रखा गया, फिर और सिक्के रखे गए, तो ये और सिक्के रखे गए, तो देखो ये ऐसे सिक्का यहाँ पर रखा हुआ, ये सिक्के सारे ऐसे रखे हुए, ये कैसे भाग रहे ऊपर की ओर तो भाग रहे, यानी ये भी क्या हो ऊपर की ओर गया। तो वैसे ये देखो ये सिक्का है यहाँ पर ऐसे ये सिक्का, तो ये देखो लगातार कैसे ऊपर की ओर भाग रहा है कि नहीं। एक समतल पेड़ था लेकिन हम उसके ऊपर एक के ऊपर एक को रखते हुए चले गए, जब रखते हुए चले गए तो समतल तो जरूर है लेकिन ये क्या इसमें दिशा हो गई, यानी ऊपर की ओर इसका क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है। ऐसे फिर और सारा सिक्का रखोगे, ढेर सारा सिक्का रख दोगे तो ये क्या ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल ए मान लिया जाए, ये सपोज कर लीजिए ये क्षेत्र ए हो, तो अगर क्षेत्रफल लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा। ये तो इसमें कह रहा है कि ऊपर ऐसे ये भी हो जाएगा। इस स्थिति में देखें तो ऐसे ढेर सारा हम सिक्का रख दिए, सिक्का रखने पर ये भी क्या ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊपर की ओर जाने पर अर्थात यही बता रहा है कि क्षेत्रफल की जो सदैव दिशा होगी वेक्टर की, ये हमेशा तल के लंबवत, देखो ये तल दिया गया, तल के कैसे ऊपर की ओर, यहाँ भी देखो तल दिया गया तल के ऊपर की ओर, दाहिने साइड में नहीं, ये भी तल दिया गया तल के क्या होगी लंबवत होगी, ये भी तल दिया गया तल के लंबवत, यहाँ पर भी क्या होगा तल के लंबवत होगा। तो ऐसे हमें कोई क्षेत्रफल सदिश दिया होगा वो सदैव क्या होगा तल के लंबवत होगा। अब इसको देखो निकाल लेते हैं थोड़ा सा इसमें फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या होगा। देखो अगर मान लिया जाए कोई क्षेत्रफल ले लें, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये कोई समतल हो,
अब समतल लेने पर इसकी दिशा कैसी हो जाए, अभी बताए थे सीधा तल के ऊपर की ओर। जब तल से ऊपर की ओर होगी तो इसकी दिशा कैसा, ऊपर की ओर। अगर इसको मान लिया जाए क्षेत्रफल ए यहाँ पर, अब इसके जब निकालेंगे तो इसका एकांक सदिश एन कैप, एन सदिश जो हो जाए एकांक सदिश एन कैप, और ऊपर की ओर अगर वेक्टर निकालेंगे तो हमें ये कहा एन वेक्टर ए वेक्टर। तो आपने पढ़ा था पीछे, आपने क्या पढ़ा था, एन कैप बराबर क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर और बटे कितना ए। अगर हम ए वेक्टर बराबर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एन कैप ए, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कभी भी आप निकालोगे तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, एक सदिश है जो क्या होता है, अगर कोई समतल तो उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। तो परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा है। अब एक रिंग का इसमें नहीं बात कर रहा है कि रिंग का एक कोई समतल हो, समतल का मतलब जैसे हमने कहा ये पूरा क्या हो, ठोस रहेगा, जैसे 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। रिंग को आप छोड़ दें अंगूठी में क्या 20 स्थान खाली, वो भी रिंग की आती है, लेकिन ये कोई समतल है। तो समतल का मतलब जैसे आपने देखा होगा सीडी प्लेयर, ये है, ये 1 रुपये का सिक्का जो है वो क्या होता है, तो ये क्षेत्रफल के साथ इसमें दिशा भी होती है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर। अब आपको समझते ये समझ में आओगे, क्योंकि इसी क्षेत्रफल का इसमें बार बार काम पड़ेगा, क्योंकि आपने सदिश पढ़ा था तो सदिश वेक्टर में बार बार क्षेत्रफल का काम पड़ेगा। तो क्षेत्रफल ऐसे हम लिखेंगे, तो क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। फिर इसके बाद अगला है घन कोण। आपने पीछे पढ़ा था कोण, समतल कोण पढ़ा था। तो समतल कोण किसे कहते हैं, आपने एक परिभाषा पढ़ा होगा समतल कोण। समतल कोण किसे कहते हैं, समतल कोण। समतल कोण क्या होता है, दो रेखाएं, एक रेखा ऐसे जा रही थी, दूसरी रेखा ये निकल के चली जाए, तो ये क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण या दो समतलों के बीच का कोण। चाहे हम दो रेखाओं के बीच ले लें, दो समतल का मतलब एक नीचे वाला समतल हो गया और इसी पर एक समतल ये दे लें, तब भी ये हो जाएगा, ये समतल हो जाएगा इस स्थिति में। तो ये समतल के बीच का क्या होगा, कोण हो जाएगा। तो वही इसमें कह रहा, जैसे ये इसमें बना दिए तो ये दो समतल के बीच का क्या होगा, कोण होगा। यानी मेरा दोनों हाथ है तो दोनों हाथ के समतल के बीच का क्या होगा, कोण होगा। तो यही कह रहा, दो समतलों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब घन कोण क्या है, क्योंकि ये अलग वैल्यू होती है। समतल कोण यानी कोण का मात्रक आपने पढ़ा था रेडियन होता है, और घन कोण क्या होता है इसको हम समझते हैं। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ पर, देखो लिखा हुआ है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं, तथा इसे क्या ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पर गोलीय यानी कोई गोला ले ले, वो कैसा गोला हो, ठोस गोला हो। ठोस गोला आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एक चैप्टर था मेंसुरेशन जिसमें शंकु बेलन गोला पढ़ा था। तो गोला का मतलब क्या हो, कोई गेंद यानी ठोस गेंद हो, तो उसी को पढ़ रहा है। तो वही इसमें कह रहा है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक याद कर लीजिए, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, यानी इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब देखो कह रहा है, तो इसको और समझते हैं। अगर हमने कोई गोला ले लिया, सपोज करिए कि कोई गोला आपको ऐसे मिल जाए, ये कोई गोला है और जिसमें हमें क्या करना है, ये एक गोला है। अब गोले के आधार पर ये गोला ले लिया, तो ये कैसा गोला है, एक ठोस गोला हो। अब ठोस गोले पे हमने क्या कर दिया, इससे कहीं से भी इसको थोड़ा सा काट के निकाल दें। सपोज कर लीजिए कि ऐसे ये इतना काट कर हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। जब निकाल दिया वो कैसे, एक सपोज कर लीजिए शंकु के आकार में, यानी ऐसे इसको काट के निकाल दिया। काट के निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये गोला यहाँ पर देखोगे, अगर इसको केंद्र मान लें तो ये केंद्र हो गया। इनकी दूरी कितना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक r हो जाए, और ये एक क्षेत्रफल बनाएगा। अगर इसको पृष्ठ A मान लें, ये पृष्ठ A होगा। जब पृष्ठ A होगा तो ये एक देखो छोटा अवयव बनाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, DA। D का मतलब हो जाएगा एक सूक्ष्म अवयव हो जाएगा। तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल बना लिया इनका,
तो जिसी पे हमें क्या, इसका केंद्र हो गया, तो इसका देखो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या किया इस पे, तो वही कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा पृष्ठ पर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो हमने एक छोटा सा गोला लिया, शंकु काट के निकाला तो छोटा सा, लेकिन जब पूरा गोला होगा तो ये पूरा गोला क्या तब भी केंद्र पर कोण अंतरित करेगा ठोस के, तो वही हमारा क्या कह रहा है, गोले का क्षेत्रफल जो होता है गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है या एक कोण बनाता है, जिसे ही हम घन कोण कहते हैं। अब अगर हम घन कोण से बताए ओमेगा से लिखते हैं, तो यहाँ से देखो ये इतना हो जाएगा, तो घन कोण को अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें लिखा जाए घन कोण बराबर कितना हो जाएगा, देखो डी ए के द्वारा ओ पर बना घन कोण। अगर इसमें हम घन कोण निकालते हैं तो देखो इसको क्या लिखें, एक क्षेत्रफल अवयव, क्योंकि डी ए के द्वारा, तो ये हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर, यानी ये क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होता है। ए का मतलब हो जाएगा इस क्षेत्रफल, यानी ए के द्वारा जो ये वाला भाग है इसी पे आंतरित कर रहा है ये वाला भाग, ये इतना था, और इसी में से जो पहले था इसी को हमने क्या कर दिया था, इतने गोले में से ये काट के अलग कर दिया गया, ये इसको जब काट के निकाल दिया गया तो ये गोले के केंद्र पर क्या कर रहा था, कोण अंतरित कर रहा था। तो वो जो क्षेत्रफल है डीए का और बटे इनके केंद्रों से दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये हो जाएगा। अब आप अगर थोड़ा बहुत समाकलन पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ा देते हैं। बेसिक सा फार्मूला जरूरी है, क्योंकि ये समाकलन आपको आता होगा तब बहुत अच्छे से आएगा, अगर नहीं आता होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो हम बता रहे हैं इतना आप याद कर लीजिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समाकलन में एक सूत्र होता है, पहला सूत्र है इंटीग्रेशन, इसको पढ़ते हैं समाकलन, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा n प्लस 1, ये सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र आप और याद कर लो, क्योंकि इसमें बार बार जरूरी होता है, dx बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। ये इसी का दो फार्मूला है। सबसे पहले देखो ये है x, ये इंटीग्रेशन है, ये dx है, जब d और इंटीग्रेशन हटा तो x दे दिया। तो अगर हमने कहा यहाँ पर हमने ds लिखा, तो देखो इंटीग्रेशन हटेगा d हटेगा, तो ये क्या दे देगा, एग्जाम्पल्स हैं इसके। और अगला ऐसे हमने लिख दिया da, जब d और इंटीग्रेशन हटेगा तो क्या दे देगा, a दे देगा। ऐसे सपोज कर लीजिए हमने dw लिखा, तो ये क्या दे देगा, W। आप यही देख रहे हो, S है तो S दे रहा, A है तो A दे दिया, W है, इसके आगे पीछे कोई गिनती नहीं है। जब कोई चीज़ नहीं है तो हमेशा दे देगा। आपको ऐसे लिख दिया जाए DB, तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वही दे देगा। तो बस इतने सीखना है। और इसका क्वेश्चन को कैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपको मिल जाए x स्क्वायर dx, तो देखो सूत्र अप्लाई को, n के स्थान पे कितना 2, तो ये x की पावर 2 प्लस 1 और बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो जोड़ो तो कितना हो जाए एक्स क्यूब और बाई 3 हो जाएगा। ऐसे मिल जाए x की पावर -2 और dx, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 और बाई -2 प्लस 1, तो x की पावर -1 होगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो -1 बाई x, ये इतना हो जाएगा। बस इतना आप याद रखना, चाहे जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो ज़रूरत पड़ेगी उसको आपको सूत्र बताएं, लेकिन ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो इसी का क्या कर दो, समाकलन कर दो, या पूरे पृष्ठ द्वारा गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण। तो घन कोण निकालेंगे तो इसी का क्या कर दो, समाकलन कर दो। जब समाकलन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, या ऐसे ले सकते हैं कि ओमेगा बराबर इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे का क्षेत्रफल बताओ, a होगा, और इसकी त्रिज्या कितनी r स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल का मतलब होगा वक्र पृष्ठ। तो बताइए a बराबर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर ये होता है।
अब वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा बराबर देगा 4πr² और बटे कितना r²। देखो ये इससे कट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना दे दिया 4π। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कह दिया जाए किसी गोले का केंद्र, गोले का गोलीय पृष्ठ हो, वो केंद्र पर कितना घनकोण बनाता है तो 4π स्टेरेडियन। याद रखना, पेपर में कभी कभी एक ही क्वेश्चन में एक नंबर में ये पूछ लिया गया कि गोले का जो गोला होगा वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है या घन कोण बनाता है तो 4π। 4π का मतलब होता है पाई का मान 100 अगर लिखेंगे डिग्री में 4 गुणे कितना 180, 18 चौक कितना 72, 720 डिग्री। ये पूछ रहा तो बस 4π में ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। ये होगा। अब इसी में देखो ये घनकोण हो गया, तो अब घनकोण का हो गया। अब थोड़ा सा इसी को अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर कोई ऐसा हो, एक ऐसे ले लिए, ये हो गया, एक सेकेंड, सपोज कर लो ऐसे हम एक और बना रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे था, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये फिगर सही नहीं बन रहा। देखो सपोज कर लें कि एक लकीर ऐसे हमने खींच दिया यहाँ पे और दूसरा ऐसे, ये हो गया। अब इन्हीं को इनसे गोला, देखो एक ये क्षेत्रफल होगा, यानी एक छोटा सा हमने क्या कर लिया, ये क्षेत्रफल ले लिया, ये हो गया। यानी एक कोई से, जैसे अभी हमने कहा था वो काट के निकाल लिया, वो कैसा था, तिरछा था। तिरछा का मतलब देखो वो वाली भुजा बड़ी थी, ये ऐसे, जैसे आपने देखे होंगे कि कलम करते हुए, कलम करके जब कोई पौधा तो ऐसे क्रॉस में काटा जाता है, तो ये क्रॉस में ऐसे काट लिया गया। तो इसका क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो हमेशा क्या क्रॉस में नहीं हो, तल के लंबवत होना चाहिए सीधा। जब आप तल के लंबवत बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ से ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर आएगा, या इसकी अगर हमने कहा सीधा तिरछा प्रकाश या सीधा प्रकाश डालोगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तिरछा प्रकाश डालोगे तो ऐसे तो बन जाएगा। तो ये पूरा गोल होगा, क्योंकि वो वाला बड़ा भाग अलग हो गया। तो इन पे क्या करिए, अगर इससे आप मिला दो इनको, यहाँ पे हो जाए इनके बीच का। अब इनमें हम इनका रेडियस निकालते हैं कि इनका रेडियस कितना होगा, तो इनका रेडियस क्या मान लिया जाए, आर हो, ये केंद्र क्या हो, ओ हो। अब इसी का प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप जब निकालेंगे तो देखो अगर सीधा निकालोगे क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, ये डी ए था, हमेशा जो होगा वो तल के लंबवत हो जाएगा। तो ये तल के लंबवत हो गया, लेकिन इसका इकाई सदिश जब निकालेंगे, एकांक सदिश, तो ये सीधा कैसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा एन कैप यहाँ पर। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाए, यानी क्षेत्रफल वेक्टर ए और एन कैप के बीच का जो एंगल होगा ये इतना हो जाएगा। अब देखो इनके बीच क्या करेगा, ये घनकोण बनाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, डी ओमेगा होगा, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं लिया गया, एक छोटा सा भाग लिया गया, अवयव डी ए, यानी ये क्या है, अवयव एक डी ए है, तो ये डी ए का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब जब निकालोगे तो देखो इसका प्रक्षेप, जब प्रक्षेप निकालेंगे जो आपको कलर करके लाइनिंग में दिखाए हैं, यानी ये वाला भाग जो है ये इसका क्या हो, प्रक्षेप कहलाएगा। इसकी जो माप होगी, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाए, ये डी ए इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसका जब निकालेंगे तो ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। आ समझ में। तो इसके द्वारा अगर हम कोण निकालें तो घन कोण कितना होगा, देखो अगर निकाला जाए घन कोण, प्रक्षेप के द्वारा घनकोण निकालेंगे तो ये कितना है, डी ओमेगा। ये वाले क्षेत्रफल से नहीं, जो आपको इस कलर में किए हैं दूसरे वाले, ये वाला कलर, तो इसमें देखो ये कितना होगा, डी ए और कॉस थीटा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गई।
इतना समझ में है आपको, क्योंकि ये हो जाएगा। अब इनके द्वारा जब क्षेत्रफल अवयव डीए था तो यही द्वारा डीए के द्वारा हमने निकाला तो इतना आ गया। अब इनको अगर हम सदिश फॉर्म में लिखें तो कितना लिख सकते हैं? एक आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर कॉस आया, अगर ये कॉस आया तो इन्हीं के बीच हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए, और इसके बाद इंटू डॉट डी ए वेक्टर इंटू एन कैप और बटे कितना आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है, अभी हम आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाएंगे तो आप ऐसे परिचय मिलेगा। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये इसके द्वारा ये बना हुआ क्या हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे अभी बताया कि वैद्युत बल रेखा हमने आपको पीछे बताया था, कोई स्थिर आवेश हो और जो ये पढ़ रहे होते हैं वो स्थिर आवेश पे ही स्थिर वैद्युत की हम बताए थे, आवेश क्या हो एक जगह पर स्थिर हो। तो स्थिर वैद्युत में तो अगर कोई भी स्थिर है आवेश तो अपने चारों तरफ क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी में समझते हैं। तो देखो यही कह रहा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि कोई पृष्ठ ले लिया जाए, सपोज करिए कि हमने एक पृष्ठ ले लिया ऐसे, ये वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे थे, आपको बताए थे अगर वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाए, थोड़ा सा सीधी खींची ना जाए, तिरछी करके ऐसे खींच दी जाए। यहाँ पर जब तिरछी खींची जाए तो ये क्या करती है, यहाँ पर ये कोई पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ ले लेने पर देखो इसको हम दूसरे कलर से बना देते पृष्ठ। अगर हम सपोज करें ये कोई पृष्ठ ले लिया गया ऐसे, तो ये पृष्ठ ले लिया गया कहीं भी किसी भी, तो ये कैसा होगा? एक काल्पनिक पृष्ठ होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे सीधा ई जा रही हैं। ये ई वेक्टर हो गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। अब इन पे ये पूरा दिया गया तो एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, कोई वास्तविक पृष्ठ नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? एक काल्पनिक रेखाएं होती है। तो यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया गया। अब काल्पनिक पृष्ठ खींचा, उसका क्षेत्रफल नहीं मालूम है, तो एक हम छोटा अवयव मान लेते हैं यहाँ पर, जिसका क्षेत्रफल हो जाए डी ए, यानी यहाँ पर इसका और ये क्षेत्रफल क्या हो? पूरा ए हो। अब इन पे अगर एक रेखा है तो वैद्युत ये कैसे चल रहा है? ये हमेशा तल के लंबवत ई वेक्टर हो जाएगा, यानी डी ए वेक्टर, ये तल के लंबवत होता है, और ये कैसा जा रहा है? ई इस दिशा में जा रहा है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ये तो इसमें बताए थे कि अगर कोई भी दिया गया होगा, जब इसमें दिया है ये वैल्यू, इसके स्थान पे तो डी ए वैक्टर सीधा हो जाएगा, और जो ई वेक्टर होगा और इसका क्षेत्रफल क्या है? ये है। तो हमें इसी को हमने ले लिया, ये क्षेत्रफल था। अब इसी से गुजरने वाला वैद्युत फलक, तो देखो काल्पनिक पृष्ठ से कुछ बल वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही ना, तो यही कहता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखो हम परिभाषा लिख रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से लिखते हैं, तो फाई लिख दे रहे हैं सफिक्स में ई कहते हैं। देखो समझ में यही कह रहा है
कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये क्या था, कोई काल्पनिक यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, उसमें हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, जैसे व्हाइट वाले से जो खींचा है एक काल्पनिक पृष्ठ, तो इन्हीं से गुजरने वाली जो बल रेखाएं इनसे गुजर रहे हैं, इनके अंदर से देखो 1 2 3 4, तो इन्हीं से और भी ढेर सारी हो सकती हैं, तो इन्हीं से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी। अभी थोड़ा सा एक परिभाषा और है। अब देखो, अगर हम मान ले क्षेत्रफल वेक्टर क्या था, यहाँ पर ये पूरा जो था ये dA था और वैद्युत क्षेत्र E था, ये दोनों इसमें थे, तो इन्हीं से अगर मान लिया जाए यदि क्षेत्रफल अवयव dA तथा वैद्युत क्षेत्र E है। अगर E हो तो देखो कि ये दोनों दिया गया, यानी DA और E, ये वैद्युत क्षेत्र A है, DA है, और नहीं, क्षेत्रफल A हो जाएगा और क्षेत्र जो होगा E होगा। तो यही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर के स्केलर गुणनफल को, यानी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर के स्केलर गुणन। स्केलर गुणन आप जानते होंगे क्या बोलते हैं, स्केलर गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी किसे कहते हैं, इसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें कि अभी इसमें देखो वैद्युत फ्लक्स, तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो देखो डी फाई ई बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर देखो ये इतना हो जाएगा। तो इनके द्वारा, जब यहाँ पर है तो इन्हीं के कह रहा है ई वेक्टर, इसके द्वारा अगर हम पूरे पृष्ठ निकालें तो कितना हो जाएगा, अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकाला जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसके था, तो यही परिभाषा का ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के स्केलर गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालो, हमने केवल डी ए से निकाला था इस छोटे से, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकालते हैं तो इसी का आप क्या कर सकते हो, समाकलन भी कर सकते हो। जब इसका हम समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये ओपन पृष्ठ है इसीलिए चाहे ए लगा दो, और ये हो जाएगा ए और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए इसका समाकलन कितना हो, फाई ई होगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसी ओपन पृष्ठ, यानी किसी ओपन पृष्ठ के लिए सपोज में ए लिख दिया जाता है, तो ओपन पृष्ठ के लिए ये क्या कि वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन चूंकि आप पढ़े होंगे, परंतु क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने पढ़ाया था, तो ई वेक्टर और डॉट डी ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना दिया गया, देखो यहाँ पर थीटा दिया गया, तो ये अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, पृष्ठ समाकल ए, पृष्ठ समाकल पढ़ते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब आप क्या करिए, डी ए जहाँ पे हो वो हमारा फंक्शन होता है और सबको बाहर ले लेते, ई कॉस थीटा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ए और डी ए हो जाएगा। तभी हमने आपको बताया था कि ये क्या दे देता है,
अगर ए है तो ए दे देगा, तो लिख सकते हैं ई कॉस थीटा और इंटू कितना ए हो जाएगा। आगे इसको गुणा करा दीजिए तो फाई ई बराबर, किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर किसी बंद पृष्ठ से निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। कोई बंद पृष्ठ हमें मिल जाए, बंद पृष्ठ का मतलब जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में वायु भर दो तो वो भी क्या होता है, आवेशित हो जाता, तो उसके अंदर का पृष्ठ, यानी कि मतलब हो जाएगा हमने कोई गुब्बारा ले लिया, उसमें हवा भर दिया, तो ये भी क्या होती, बल रेखाएं जो होंगी वो जैसे कि तैसे ऐसे बाहर निकलती रहेंगी। तो ये क्या, एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डायरेक्ट इसको लिख दो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, इसको क्या कर देते हैं हम, समाकलन बना के उसके गोले में कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बस इतना याद रखिएगा, बंद समाकलन के लिए क्या होता है, इसे हम पढ़ते उसी को पढ़ते हैं। इसके पहले वाला जो बताए थे, इस स्थिति में ये ओपन पृष्ठ के लिए ए है, लेकिन जब ऐसे बंद कर दिया जाए, बंद करने पर इसे पढ़ा जाता है संपूर्ण पृष्ठ, यानी बद्ध समाकलन पढ़ते हैं। ये क्या हो जाता है, इसे पढ़ते हैं बद्ध समाकल, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल, अब ये हो गया, इस पे बंद होगा, तो ये इसी किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो ऐसे हो जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स अभी हमने निकाला, अब इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, उसको देखते हैं कि कौन कौन सी विशेष स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहला विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियों में क्या होगा, देखो इन पे क्या क्या हो सकता है। नंबर एक, सबसे पहला, यदि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र हो वो क्या हो, इसके पृष्ठ के लंबवत हो, यानी इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समतल पृष्ठ के क्या हो, अभिलंबवत हो। तो सबसे पहला, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो, लंबवत है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि लंबवत के लिए मतलब होता है 90 अंश का एंगल बनाए, जब 90 अंश का एंगल बनाए तब ये कह रहा है कि अब लंबवत तो फिर भी हम क्या रहे, 0 ले रहे हैं। अब 0 के लिए कैसे है, देखो कह रहा है कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो। अभिलंबवत होने का मतलब हो जाएगा कि हमने क्या ले लिया, ये कोई पृष्ठ ले लिया, सपोज कर लीजिए ऐसे एक पृष्ठ ले लिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे जा रही है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। अब ये देखो क्या है, ई वेक्टर हो गया यहाँ पर, यानी इसकी दिशा जो हो गई ये हो जाए ई वेक्टर, और इसी के समांतर हमने क्या कर दिया, जब बताए थे अभी जो क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे वो क्या हो, हमेशा तल के लंबवत ए वेक्टर होगा कि नहीं। तो इनके और इनके बीच का एंगल देखो 0 डिग्री का बना कि नहीं, ये भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उनके बीच का कोण क्या हमेशा जो होगा तल के लंबवत। जैसे हम एक समझते हैं पेपर की सहायता से, सपोज कर लीजिए ये क्या है, एक वाइट पेपर है या इसी कागज, अब वैद्युत क्षेत्र कैसे नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जा रही थी इस स्थिति पर, लेकिन हमने क्या कर दिया, ऐसे पेपर रखा, पेपर रखने पर ये देखो तल कैसा होगा, हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत। देखो दोनों पेने कैसे आ गए, एक दूसरे के समानांतर आ गए, तो इनके बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री होगा। जब 0 डिग्री होगा तो आपको यही इसमें कह रहा है कि 0 डिग्री लेंगे, जब 0 डिग्री ले लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हमने बताया था ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो फाई ई बराबर कितना होगा, ई ए और कॉस कितना 0 डिग्री। तो आपको मालूम होगा
cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइए, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई ए इंटू 1 मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाई ई बराबर ई ए, ये इतना हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया। कहा गया जब समतल पृष्ठ के क्या अभिलंबवत हो। दूसरा कंडीशन इसी में है। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। अभी तक लंबवत कह रहे थे, अब क्या है समांतर है, तो उसे तो या अर्थात थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। फिर उल्टा प्रयोग कर दिए, समांतर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री। अब फिर से समझते हैं, कह रहा है कि पहले फिगर से समझते हैं फिर इसके बाद एग्जांपल्स। एक ये क्या था, ये एक तल हो गया, कोई भी जिस पे तल पे अगर हमने मान लिया ये कोई तल था, एक हम ऐसा फिगर आपको बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई तल था, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर कैसा है, इसके किस दिशा में है, इसके समांतर है। मतलब कोई वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर जा रही हैं इसके ऊपर से यहाँ पर। लेकिन जब तल देखोगे तो अभी हमने बताया था इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, तल के लंबवत होगा ऊपर की ओर। तो इनके बीच का एंगल देखो कितना 90 डिग्री बना कि नहीं। अब वैसे समझ लो एक एग्जाम्पल्स की सहायता से, ये कोई पेपर था, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है। अब वैद्युत क्षेत्र अगर ये कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे, इस दिशा पे हमने रखा कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे रख दिया, लेकिन जो तल का वेक्टर होगा वो सीधा ऐसे ऊपर की ओर रहेगा। तो देखो दोनों के बीच के कितना कोण 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो वही इसमें कह रहा है थीटा बराबर आप कितना ले लोगे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि फाई ई बराबर ई ए और कॉस कितना 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना होगा, फाई ई बराबर ई ए और गुणे कितना 0 हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए, ये इतना हो, वो ई ए गुणे 0 हो जाएगा, सॉरी। ये 0 होगा। अर्थात जब क्या होगा, पृष्ठ रखा गया वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो वहाँ पर 0 होगा। जब अभिलंबवत रखा होगा तो ई ए बराबर मैक्सिमम होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आपको ये दो हेडिंग आपने बताया था, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अभी इसमें मात्रक और बीमा बाकी है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।